13.1 क्वेश्चन 6 में वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड सारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। क्वेश्चन 6 है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस इफ द कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स? एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी एंड टी टी टी। देयर विल बी 2 into 2 into 2 8 आउटकम्स। अगर 4 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 to the power 4 16 आउटकम्स होते हैं। तो ये आपके आउटकम्स होते हैं। अब इन्होंने दो इवेंट्स डिफाइन कर रखे हैं क्वेश्चन में। ई को इन्होंने बोला है हेड ऑन द थर्ड टॉस, और इन्होंने एफ को बोला है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। ई है हेड ऑन द थर्ड टॉस, एफ है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया है, क्वेश्चन 6 से पहले एक स्टेटमेंट लिखिए, डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ फ्रॉम क्वेश्चन 6 to 9। पहले हम ये देखेंगे कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या। ई स्लैश एफ पे हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका मतलब हमें दो ही इवेंट्स चाहिए, एक एफ चाहिए और एक ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में तो ई निकालना बहुत आसान है, हेड ऑन द थर्ड टॉस। बट आगे जब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, आप बैठ के ई निकाल रहे होते हो, ई निकालने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ई तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें दो ही चीजें चाहिए, एफ चाहिए और ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो सबसे पहले हम एफ के आउटकम्स लिखेंगे। अब एफ की क्या डेफिनेशन है, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो एफ क्या क्या वैल्यू लेगा, एच 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 टी और बस। तो ये एफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। जब आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है ना, आपको क्या करना है, आपने एफ को देखना है। एफ में वो केसेस निकालो जो ई को भी सेटिस्फाई कर। तो ई क्या है, हेड ऑन द थर्ड टॉस। तो एफ में ऐसा कौन सा आउटकम है जो ई को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट्स ओनली एच एच एच। तो आपने ई इंटरसेक्शन एफ में एच 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 लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, टोटल आउटकम्स तो 8 ही रहेंगे, और ई इंटरसेक्शन एफ में एक इवेंट है, एक आउटकम है, तो 1/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी, 2/8। इसको एज इट इज रखना, कीप योर डिनोमिनेटर सेम सो दैट यू कैन कट देम। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ विल बी 1/8 डिवाइडेड बाय 2/8 एंड योर आंसर इज हाफ। बस वर्ड प्रॉब्लम्स में एक चीज ध्यान रखना कि ई के इवेंट्स लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। 3 चीजें लिखना, एक सैंपल स्पेस लिखना, एक उसके बाद एफ लिखना, और फिर एफ को, सिर्फ एफ को देख के वो केसेस निकाल लेना जो ई को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो दैट इट गिव्स यू ई इंटरसेक्शन एफ। अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है, वो ट्राई करो सब लोग। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट। मैम मैं मैम यस आन्या, मैं वापस करूंगी। यस यू हैव टू रीडू दिस। सेकंड पार्ट करो अब सब लोग, ये हो गया, सेकंड पार्ट करोगे। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में ई है एटलीस्ट 2 हेड्स, और एफ है एट मोस्ट 2 हेड्स। आप लोग ना साथ साथ सारे सॉल्व करते जाओ, जैसे मैं फाइनल आंसर पे लिखती हूँ आप बस अपना आंसर टैली करो। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ई इज एट लीस्ट 2 हेड्स एंड एफ इज एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट और एट लीस्ट का क्या मतलब होता है? एट लीस्ट का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब 2 या 2 से कम। सबसे पहले सैंपल स्पेस तो आपने लिखा ही हुआ है,
आप एफ के आउटकम्स लिखो। एफ है एट मोस्ट 2 हेड्स, तो एफ में क्या क्या आएगा, 2 या 2 से कम हेड। एच एच टी आएगा, एच टी एच आएगा, टी एच एच आएगा, अभी मैंने वो केसेस लिखे जिसमें 2 हेड्स आ रहे हैं। टी टी एच आएगा, टी एच टी आएगा और एच टी टी आएगा। दैट्स इट। टी 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 आएगा, क्यों? एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब 2 या 2 से कम, तो 2 हेड्स, 1 हेड, 0 हेड भी तो इसी में आएगा। सो टी 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 will also come in at most 2 heads. अब E इंटरसेक्शन F, E क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हेड। तो F को पूरा स्कैन करो और F में वो आउटकम्स निकाल लो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हेड है। 1, 2, 3, दैट्स इट। जो फर्स्ट 3 है उसमें 2 हेड्स हैं, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। अब आपको बस दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा 7/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 3/8। So probability of E slash F will be 3/8 divided by 7/8, which is 3/7. आ गया सबका आंसर? आन्या गॉट योर आंसर? अक्षत, ईशान, सबका ही आंसर आ गया? यस मैम। बस इसमें ये करना है कि एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है 2 या 2 से कम, तो उसमें 0 हेड्स भी काउंट होते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट है E is at most 2 tails and F is at least 1 tail। तो आप सबसे पहले सिर्फ F लिखोगे। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब गर्वित 1 या 1 से ज्यादा। तो F हो जाएगा 1 या 1 से ज्यादा टेल, तो एच एच टी, बेसिकली एच 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 को छोड़ के सारे आ जाएगा 7 केसेस। टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, टी टी टी। अब सिर्फ F को देख के आप E सेटिस्फाई करते हुए एट मोस्ट 2 टेल्स मतलब 2 या 2 से कम टेल, 2 या 2 से कम टेल, तो ये सारे टिक्ड वाले आ जाएंगे, सिर्फ टी 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 हट जाएगा। सो एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी एंड एच टी टी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 6/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया 7/8। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/7। 6/7 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करो फिर, क्वेश्चन नंबर 7। इन्होंने लिखा है क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 सब में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ निकालना है। क्वेश्चन 7, इसमें एफ में 1 कॉइन शोज हेड, मतलब with 2 coins, 3/4 2 coins are tossed, सैंपल स्पेस वही रहेगा। 3/4 हम 2 कॉइन, अच्छा 2 coins है, सॉरी। 2 coins are tossed, तो बस 4 ही केसेस आएंगे, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ई इन्होंने बोला टेल अपीयर्स ऑन 1 coin और एफ में बोला 1 coin shows head। एफ में बोला 1 coin shows head, तो क्या आएगा? आउटकम्स बताओ क्या क्या है। 1 coin shows head, एच टी,
TH. वन कॉइन शोज हेड ना, एक कॉइन पे हेड आया है, वन कॉइन शोज हेड, एक ही कॉइन पे हेड आया, एटलीस्ट बोला नहीं, तो वन कॉइन मतलब एक कॉइन पे हेड आएगा, नहीं दो कॉइन पे आ रहा है ना, HH में दो कॉइन पे आ रहा है। अब E इंटरसेक्शन F, E क्या बोल रहा है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, तो दोनों पे ही आ जाएगा, दोनों केसेस आ जाएंगे, HT TH, क्योंकि दोनों में टेल एक ही कॉइन पे आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी हो जाएगा 2/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F भी हो जाएगा 2/4, तो आपकी दोनों को डिवाइड करके आंसर आएगा 1। समझ आ गया? जो आप बोल रहे हो ना HH या TT वाले केस तब आते हैं अगर बोला होता एटलीस्ट वन कॉइन, एक या एक कॉइन से ज्यादा। सेकंड में नॉट पॉसिबल। सेकंड पार्ट में बोला है E है नो टेल अपीयर्स, टेल आया ही नहीं, और F में बोला है नो हेड अपीयर्स, हेड नहीं आया, तो F है कोई हेड नहीं आया मतलब TT, और E इंटरसेक्शन F नो टेल अपीयर्स, तो TT में तो कोई ऐसा केस नहीं है, मतलब ऐसे लिखते हैं उसको, E इंटरसेक्शन F इज फाई का मतलब होता है एम्प्टी इवेंट, और जब एक इवेंट एम्प्टी होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो न्यूमरेटर है वो 0 बन गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इज 0 अपॉन F की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, सो योर आंसर इज 0। समझ आ गया? इसके बाद क्वेश्चन 8, देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें आपको सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 216 यस, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ डाइस इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को अगर 3 टाइम्स टॉस करोगे तो कितने आउटकम्स होंगे? 6 × 6 × 6 216। अब बैठ के आप 216 का सैंपल स्पेस तो लिखोगे नहीं, मतलब आपको सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है जब आपको ये रियलाइज होगा कि ई ना लिखना कितना फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ई लिखने बैठ गए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको कहा अगर E/F निकालना है तो बस ये देखो कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ फाइंड आउट दैट। ई इन्होंने बोला है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, four appears on the third toss and F is 6 and 5 respectively on the first 2 tosses। पहले हम F लिखते हैं, ये कह रहे हैं F है 6 and 5 रिस्पेक्टिवली, देखो रिस्पेक्टिवली अगर ना लिखा होता तो क्या मतलब था, अगर रिस्पेक्टिवली ना लिखा होता तो हो सकता है 6-5 हो सकता है 5-6 हो, उनकी पोजीशन क्या है वो हमें नहीं पता। 6 and 5 रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस मतलब 6 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और 5 सेकंड पोजीशन पे, तो अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं, 6-5-1 हो सकता है, 6-5-2 हो सकता है, 6-5-3, 6-5-4, 6-5-5 एंड 6-5-6। E इंटरसेक्शन F, अब बस आप F को स्कैन करो और E को सेटिस्फाई करते हुए इवेंट्स ले आओ। 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, तो 6, 5 और 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F हो जाएगा 1/216, प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा 6/216 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F हो जाएगा 1/6, 1/216 होगा ना, F की प्रोबेबिलिटी 1/36 की होगा। टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हर किसी में 216 है। अच्छा, यू हैव सिंप्लीफाइड इट। मैंने आप लोगों को बोला था आप सिंप्लीफाई मत किया करो, डिनोमिनेटर सेम रखा करो, क्योंकि जब डिवाइड होते हैं तो डिनोमिनेटर्स कटने ही कटने हैं,
Why are you making things complicated for yourself? क्योंकि इसमें एक ही केस है, आपको पूरा F स्कैन करना है और उसमें वो अपने इवेंट्स निकाल लेने हैं, वो आउटकम्स निकालने हैं जो E को सेटिस्फाई कर रहे हैं। E क्या बोल रहा है? 4 ऑन द थर्ड टॉस। पूरे F में प्रोबेबिलिटी ऑफ F तो 6/216 ही है। E इंटरसेक्शन F में एक ही तो केस है 6/4, तो इसका 1/216। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अक्षत, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. साचिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। E है सन ऑन वन एंड एंड F है फादर इन द मिडिल। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखो। क्या क्या होगा सैंपल स्पेस में, बताओ। शिवम, आप बताओ गर्वित। M F S, M S F। पहले M को फिक्स कर दो, अब F को फिक्स करते हैं, F S M F M S। अब S को फिक्स कर दो, S M F S M F। These are the possible positions that can be taken while getting the pictures clicked. ठीक है, अब F निकालो। I am just writing down the sample space. Sample space में तो everything is possible ना। मैं अभी E और F पे तो आई ही नहीं हूँ, अभी तो मैं सिर्फ सैंपल स्पेस लिखा, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। अब हम F पे आते हैं। F है फादर इन द मिडिल, तो एक तो M F S हो जाएगा और एक S F M हो जाएगा। और जब आपको E इंटरसेक्शन F निकालना है, आपको सैंपल स्पेस पे नहीं जाना, आपको सिर्फ F को देखना है। और F में E क्या है? सन ऑन वन एंड। दोनों में सन ऑन वन एंड है, तो दोनों केसेस आ जाएंगे आपके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F हो जाएगा 1/6 और 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी 2/6 और आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद ट्राई करो। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मैं आपको बताती हूँ। अब ये तीसरे टाइप का, मतलब दूसरे टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आ गया। इसमें क्या है, इसमें आपको E और F को डिफाइन नहीं कर रखा। आप अब एक स्टेप पीछे जाओ। आपने जब एक्सरसाइज शुरू की थी तो पहले कैलकुलेशन सीखी, फिर दूसरे में E और F आपको दे रखा था, फिर आपने उससे निकालना सीखा। अब एक स्टेप और पीछे चले गए, अब यहाँ पे आपको E और F खुद डिफाइन करना है। तो आपने क्या करना है, जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे आप ये देखोगे कि गिवन क्या है। जो आपको गिवन होगा उसको आप F ले लेना, और जो आपको निकालना है उसको आप E ले लेना। और अगर आपको सपोज आप कहते हो A और B में डिफाइन करना है, और अगर आपको सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना है, तो A वो होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और B वो होगा जो गिवन होगा। जब मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताई थी, मैंने यही बताया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, यही डेफिनेशन थी। तो यहाँ पे अब हम एक स्टेप पीछे चले गए। अब हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे E और F को। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, यस। हाँ, नहीं, अभी सैंपल स्पेस से भी पहले सैंपल स्पेस भी मैं बता देती हूँ। देखो, इन्होंने कहा 2 डाइज है, एक डाइज ब्लैक है, एक डाइज रेड है। हमें नहीं पता कौन सी ब्लैक है कौन सी रेड है, तो हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि पहली डाइज ब्लैक है और दूसरी डाइज रेड है। आप E और F में जाते ही क्यों हो? पहले सैंपल स्पेस क्या होता है अगर 2 डाइज को थ्रो करें? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अप टू सो ऑन 6 6, यही होगा आपका सैंपल स्पेस। अगर 2 डाइस को थ्रो किया तो 1 1 1 2 अप टू सो ऑन 1 6, 2 1 से लेके 6 6 तक, मतलब आपके टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 36। ये आपका सैंपल स्पेस होगा। अब इन्होंने कुछ ब्लैक के बारे में बात की, कुछ रेड के बारे में बात की है, तो अभी आप पे है। इन योर माइंड यू कैन अज्यूम दैट फर्स्ट डाइस इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, और वाइस वर्सा। जो भी अज्यूम करोगे आंसर आपका करेक्ट।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट वही मैं नहीं, यू अज्यूम इट योरसेल्फ ना, कि मैंने अज्यूम कर लिया कि पहली ब्लैक है और दूसरी रेड है, दैट इज व्हाट मैम यू एक हैव बार टू फिर से अज्यूम। समझाना, ये सैंपल स्पेस आपने कैसे डिफाइन करी? अक्षत, जब सैंपल स्पेस मैंने डिफाइन नहीं किया, जब दो डाइस को थ्रो करते हो तो यही आता है सैंपल स्पेस, 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 2 हाँ 2 जी 3 2 4 2 5 2 6 अप टू सो ऑन। क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास हाँ 12th हाँ हाँ में भी यही बता रही हूँ मैं आपको कि जब दो डाइस थ्रो करते हैं तो ये सैंपल स्पेस होता है और उसमें 36 केसेस होते हैं। अब हम ई और एफ को डिफाइन करेंगे, हम एक स्टेप पीछे चले गए। अब ई होता है जो आपने निकालना है, निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर देन 9। तो आप ई को डिफाइन करोगे कि जो सम है वो ग्रेटर देन 9 है। अब देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला, ग्रेटर देन 9 बोला है, तो सम 9 से बड़ा मतलब 10 से स्टार्ट करता हुआ। और एफ इन एफ होता है जो गिवन होता है, यहाँ पे गिवन क्या है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो आप एफ पे लिखोगे ब्लैक डाइज रिजल्टेड इन 5। अब ये आप पे है, आप किसको ब्लैक और किसको रेड अज्यूम करते हो। सपोज मैं पहली वाली डाइस को ब्लैक अज्यूम कर रही हूँ, तो एफ क्या होगा, ब्लैक डाइस पे 5 आया, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, यही होगा एफ। अब हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एफ को देखेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, सैंपल स्पेस से एफ निकालो और एफ से ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। अब ई क्या बोल रहा है कि इसी में जहां जहां सम ग्रेटर देन 9 है उसको लिख दो। तो 5 5 एंड 5 6, बस यही दोनों आउटकम्स हैं जिसपे सम ग्रेटर देन 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा 6/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 2/36। प्लीज डोंट सॉल्व योर डिनोमिनेटर्स because we have to divide them. So probability of E slash F निकालेंगे तो 2/36 divided by 6/36, ये कट के आपका आंसर आएगा 2/6 which is 1/3। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट तो आप लोग खुद कर सकते हो, करो ट्राई। सेकंड पार्ट में obtaining the sum equal to 8 given that red dice resulted in a number less than 4। तो आप ई और एफ को डिफाइन करो। अब ई होगा सम इज 8 और एफ होगा रेड डाइज रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। रेड डाइज रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। तो एफ होगा, रेड डाई हमने दूसरी वाली डाई अज्यूम की थी तो उस पे नंबर लेस देन 4, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 4 वाला केस नहीं आएगा इसमें, लेस देन 4 बोला है तो 4 से कम, 3 1 3 2 3 3 अप टू सो ऑन। जो लास्ट होगा वो 6 3 होगा, इसको आप काउंट कर लो। 1 के 3 केसेस हैं और 6 तक के 3 केसेस, मतलब टोटल 18 केसेस हो जाएंगे इसमें। अब ई इन्होंने बोला है सम इक्वल टू 8,
तो इसमें वो उठाओ जिसमें सम इक्वल टू 8 है। 4,4 हुआ, बट 4 पे रेड डाइस पे 4 आ जाएगा, तो आप एक लोगे 5,3 और एक 6,2। बस ये दो ही केसेस आएंगे और इसमें आ जाएगा 2। दिस इज द इंटरसेक्शन है। बस अब दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल के डिवाइड कर दो। So probability of E intersection F will be 2 by 36. Probability of F will be 18 by 36. Probability of E slash F 2 by 36 divided by 18 by 36. 1 by 9 is your answer. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। 1 1 1 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के लिए ना पहले आपको ये करना पड़ेगा। सपोज आपके पास दो सेट है ए और बी। अगर मैंने बोला ए यूनियन बी निकालो, ये हमने सेट्स में पढ़ा था क्लास 11th में। ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ? ऑल एलिमेंट्स, सबको क्लब कर दो। तो 1 2 3 4 6। और ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ? कॉमन पॉइंट्स। दोनों में क्या क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं? 2 और 4। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये समझ आना चाहिए कि यूनियन कैसे निकालते हैं और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है अ फेयर डाई इज रोल्ड। इसका मतलब डाइस को थ्रो किया गया और सैंपल स्पेस तो आपका वही होगा। अ फेयर डाई इज रोल्ड, तो सैंपल स्पेस आपका होगा 1 2 3 4 5 6। इसमें अब आपको कुछ डेफिनेशन नहीं दे रखी। ई इवेंट दे रखा है 1 3 5। एफ इवेंट आपको दे रखा है 2,3 और जी इवेंट आपको दे रखा है 2 3 4 5। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। गर्वित ई इंटरसेक्शन एफ में क्या पॉइंट्स आएंगे? ओनली 3। और एफ में तो दे ही रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 1/6, क्योंकि एक ही इवेंट आया 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा 2/6। आप दोनों को डिवाइड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ 1/6 डिवाइडेड बाय 2/6 एंड योर आंसर इज हाफ। समझ आया? इसी के दूसरे पार्ट में इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एफ इंटरसेक्शन ई एंड ई इंटरसेक्शन एफ आर सेम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई में 3 एलिमेंट्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6, क्योंकि इन्होंने बोला है अ फेयर डाई इज रोल्ड। क्वेश्चन में मेंशन है अ फेयर डाई इज रोल्ड, तो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। समझ आया? अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अक्षत समझ आ रहा है? जी आ रहा है। सेकंड पार्ट अब ट्राई करो। सेकंड पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी स्लैश ई निकालना है। तो पहले आपको ई इंटरसेक्शन जी निकालना पड़ेगा। साचिका क्या होगा ई इंटरसेक्शन जी? मैम साचिका, साचिका ई इंटरसेक्शन जी क्या होगा? ई इंटरसेक्शन जी है 3 और 5। 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी हो गया 2/6
प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हो गया, जी में 4 केसेस है 4/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 3/6। तो दोनों पार्ट का निकाल लेते हैं। E/G होगा E इंटरसेक्शन G विच इज 2/6 डिवाइडेड बाय G विच इज 4/6, इसका आंसर आएगा हाफ। और G/E में ये हो जाएगा 2/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E 3/6, और इसका आंसर आएगा 2/3। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट, किसको नहीं आया समझ थर्ड पार्ट? पढ़ो फिर। सेकंड पार्ट हो गया वंश, थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में ना आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F/G। इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो पहले आप क्या करो, E यूनियन F निकालो। E यूनियन F क्या होगा अंकित? 1 2 3 5। तो E यूनियन F का इंटरसेक्शन विद G होगा 2 3 एंड 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 और G की प्रोबेबिलिटी 4/6, और आपका आंसर 3/4। 3/4 ही आ रहा है। सेकेंड पार्ट इसी का तो तुमने क्या किया? E यूनियन F तो 1 2 3 5 हुआ ना, उसका G के साथ इंटरसेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा 2 3 5। फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन E यूनियन F इंटरसेक्शन G है ना, तो पहले आपको E यूनियन F निकालना पड़ेगा, E और F को क्लब करके 1 2 3 5, फिर उसका इंटरसेक्शन G के साथ। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट करो। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है E इंटरसेक्शन F/G। तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो आप E F G तीनों को देखो और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालो। E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, E F और G तीनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, एक तो 3 दिख रहा है बस, सो सिर्फ 3 ही है, 3 है तो एक ही है, तो 1/6 और G में 4/6, और आपका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, क्वेश्चन 12 में बोला है assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability both are girls given that the youngest is a girl? पहले तो आप सैंपल स्पेस लिखोगे। assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? या तो दोनों गर्ल्स हैं, या दोनों बॉयज हैं, या जीबी है, या बीजी है। वेर हमने ये अज्यूम किया कि जो हमने पहले लिखा वो यंगर है। ठीक है, और यू कैन अज्यूम वाइस वर्सा आल्सो, योर आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, अब इन्होंने बोला व्हाट इज द कंडीशनल। सैंपल स्पेस लिखने के बाद आपको ई और एफ डिफाइन करने हैं, और आप ऐसे लिखोगे डिफाइन, यू हैव टू राइट योर आंसर लाइक दिस, डिफाइन what is the conditional probability both are girls. So you are going to define E as both are girls. What is the conditional probability both are girls given that youngest is a girl? तो F हो जाएगी youngest is a girl. अब ये आपकी मर्जी है, आप क्या अज्यूम करते हो कि जो आपने पहले लिखा वो यंगर है, या जो आपने बाद में लिखा वो यंगर है, दैट इज अप टू यू। तो youngest is a girl GG हो जाएगा और GB हो जाएगा। अब F को देखते हुए तुम बीजी ले लो, क्यों? यंगेस्ट इज अ गर्ल ना, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मैंने जो पहले लिखा वो यंगर है। अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आपने जो बाद में लिखा वो यंगर है, तो आप इसमें बीजी ले लो, और दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे ना।
ई क्या बोल रहा है? ई कह रहा है बोथ आर गर्ल्स, तो एफ में देखो बोथ आर गर्ल्स, जी आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 1/4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ इज 1/4 by 2/4 and your answer is half. समझ आ गया? अब इसी के सेकंड पार्ट में ई सेम रहेगा, इन्होंने एफ की डेफिनेशन चेंज कर दी है, सैंपल स्पेस सेम रहेगा, ई सेम रहेगा, दे हैव चेंज द डेफिनेशन ऑफ एफ। इन्होंने बोला है गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, तो आप एफ की डेफिनेशन चेंज कर दोगे। अब एफ इज एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल का मतलब वन और मोर देन वन, मतलब एक या एक से ज्यादा गर्ल हैं, तो एफ हो जाएगा जी बी और बी जी, एक या एक से ज्यादा गर्ल। अब एफ को देखो और ई को सेटिस्फाई करते हुए आउटकम्स लिख दो। ई है बोथ आर गर्ल्स जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया 3/4, so your required probability is 1/4 by 3/4 which is 1/3 and this is your answer. ठीक है, समझ आ गया? बाकी के जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।